कर्नाटका की हिजाब कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल किसी भी तरीके के इंटरवेंशन से मना कर दिया है, तो अब कर्नाटका हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे सारी बातें आकर रुक गई हैं। हम इस वीडियो में सरल भाषा में समझेंगे कि कर्नाटका का ऐसा कौन सा ऑर्डर था जिसकी वजह से इतनी प्रोटेस्ट शुरू हुए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है और हिजाब के मामले में अलग अलग कोर्ट्स ने किस तरीके की रूलिंग्स दी हैं उसे भी हम समझेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के और देशों में हिजाब को लेकर क्या स्थिति है ये भी देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता। चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, 5 फरवरी को कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर को पास किया। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 133(2) के तहत ये जो प्रोविजन है ये गवर्नमेंट को पावर देता है कोई भी डायरेक्टिव को इशू करने का। अब 2013 में इन्होंने ऐसा ही एक डायरेक्टिव इशू किया था जिसमें गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म्स को कंपलसरी बना दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसी ऑर्डर की रेफरेंस में इसको और क्लैरिटी देते हुए गवर्नमेंट ने क्या स्पेसिफाई किया कि जो हेडस्कार्फ है, जो हिजाब है, वो इस यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। ये पूरा ऑर्डर था गवर्नमेंट का। अब क्या हुआ, कुछ लड़कियां आई, हिजाब पहन के आई थी और उनको फिर कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। तो एंट्री ना मिलने पर फिर वो प्रोटेस्ट करने लगी कि हिजाब जो है उसे पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है, तो आप हमें अगर एंट्री नहीं दे रहे हो तो आप हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो। और ये ऑर्डर स्टेट करता है कि जो हेडस्कार्फ है वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया है। अब ये किस आधार पर कहा जा रहा है, तो इन्होंने 3 केसेस का आधार लिया है, ठीक है, जिसमें ये साबित होता है कि इसको बैन करना किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं है, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो किन आधार पर कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो देखिए, जो पेटिशनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है हिजाब पहनना जो है वो हमारा एक एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में गारंटी किया गया है। और ये आर्टिकल क्या देता है हमें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें तो इस राइट को अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत ही लिमिट किया जा सकता है, अदरवाइज आप ऐसे इस राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये आर्टिकल 19(2) में मेंशन की गई हैं, जो कि है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से अगर वो नहीं सही बैठ रहा है तो आप लिमिट कर सकते हो, डिसेंसी और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन आधार पर ही आप हमारे इस राइट को लिमिट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये किसका कहना है, पेटिशनर्स का कहना है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है। इसके अलावा भी आर्टिकल 25(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस बात की गारंटी देता है, किस बात की फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो हमारे धर्म के आधार पर हमें जिस तरीके से रहना है हम रह सकते हैं, ये फ्रीडम हमें दिया गया है और हम अपने रिलीजन का प्रचार भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अंतःकरण से हमें जिस भी तरीके से हमारे धर्म को फॉलो करना है हम कर सकते हैं। तो ये जो लिबर्टी दी गई है हमें, इसे नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे मामलों में स्टेट जो है, जैसे गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, तो वो इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है। आपको जैसे अपने धर्म को फॉलो करना है आप करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब बात ब्रॉडर पिक्चर की आ जाती है, एक लार्जर पिक्चर में जब हम देख रहे हैं चीज़ों को, जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं आते, वहाँ पे हर धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो तब भी क्या इसी फ्रीडम को आप अलाउ करेंगे? तो ऐसे मामलों में फिर स्टेट को अधिकार है कि ऐसे कुछ राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, ऐसी चीज़ों का जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और फिर उसी आधार पर आगे चीज़ें फॉलो होती हैं। अब इस मामले में हम देखें तो 3 ऐसे केसेस हैं, प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिनको आधार बनाया जा रहा है हिजाब के मामले में। तो हम 1 बाय 1 वो तीनों रूलिंग्स को देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि कोर्ट जो है वो किस तरीके से एक निर्णय पर आती है। तो पहले वो देखती है कि जिस भी प्रैक्टिस की बात की जा रही है वो उस धर्म में कितनी अहमियत रखती है,
ठीक है, वो एसेंशियल है क्या उस धर्म में? वो ना करने से वो व्यक्ति क्या अपने धर्म से दूर हो रहा है या कुछ बहुत बड़ा पाप कर रहा है उसके धर्म के अनुसार? अगर वो बहुत बड़ी कोई चीज़ है जो मतलब बिल्कुल ही प्रैक्टिस की जानी चाहिए उस धर्म में, अदरवाइज वो धर्म का बेस ही खत्म हो जाएगा, तब फिर वो एक चिंताजनक बात हो जाती है। तो पहले जो कोर्ट है वो इन चीज़ों को डिसाइड करता है कि जो ये प्रैक्टिस की बात की जा रही है ये कितनी एसेंशियल है उस धर्म में। तो इसके लिए फिर कोर्ट और डीपली देखती है, जो उसके ग्रंथ वगैरह होते हैं किसी भी धर्म के, उसको स्टडी किया जाता है। फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि कितनी हद तक वो इंटीग्रल पार्ट है उस धर्म का। पहला केस जो है वो 2018 का है, फातिमा तस्मीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इस केस में क्या था कि दो बच्चियां थी, माइनर गर्ल्स थी। उनके पिता मोहम्मद सुनीर ने एक रिट पिटीशन डाली थी। उनको क्या आपत्ति थी कि स्कूल ने उनकी बच्चियों को फुल स्लीव शर्ट्स और हिजाब पहनने से मना कर दिया था। वो इस चीज़ के खिलाफ थे, उनको इस बात पसंद नहीं आई, तो वो हाई कोर्ट चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो सिंगल जज बेंच थी केरला हाई कोर्ट की, उन्होंने स्कूल के फेवर में डिसीजन दिया। अब ये जो स्कूल था ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। और इसके अलावा कोर्ट की एक बात देखिए, उसने क्या बोला, कलेक्टिव राइट्स ऑफ द स्कूल मस्ट बी गिवन प्राइमेसी, ठीक है। कलेक्टिव राइट्स मस्ट बी गिवन प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। कलेक्टिव राइट्स को आपको देखना है। देखिए, और जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म का मकसद ही यही है कि सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आपको पढ़ाई करने जाना है। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका सोसाइटल स्टेटस क्या है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ों को साइड में रखना है और एक जगह पे आपको पढ़ने जाना है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि सब इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी कलेक्टिव राइट्स को प्राइमेसी दी ओवर इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। ये हुआ पहला केस। दूसरा केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का 2003 का, जो फातिमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी का था। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक माइनर स्टूडेंट थी, उन्होंने स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की कि जो ड्रेस कोड है वो हिजाब को अलाउ नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये जो माइनर थी ये ऑल गर्ल्स स्कूल को अटेंड कर रही थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ रूलिंग दी। अब यहाँ पर भी ये दलीलें दी गई कि हिजाब पहनना जो है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने काफ़ी कुरान के वर्सेस को रिफ़र किया, देखा, पढ़ा, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कुरान में कि आपको किसी फीमेल के सामने, वुमेन के सामने हेड स्कार्फ पहनना कंपलसरी है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया कि भाई ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, ये प्रूव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि अगर एक बच्ची, एक गर्ल स्टूडेंट हिजाब नहीं पहन रही है पढ़ते टाइम, तो वो किसी भी एंगल से, कुरान के किसी भी वर्स से वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, उसमें कोई वायोलेशन नहीं हो रहा है। तो तीसरा केस है वो 2004 का है। अब इस केस में एक स्कूल था एम वेंकटा सुब्बा राव। यहाँ के स्कूल स्टाफ एसोसिएशन ने ही स्कूल के खिलाफ केस किया था क्योंकि यहाँ के स्कूल टीचर्स पर ड्रेस कोड इम्पोज कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको चैलेंज किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने ये तो माना कि इस ड्रेस कोड को इम्पोज करने की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरफियर करने से मना कर दिया और ये कहा कि टीचर्स एक रोल मॉडल होते हैं तो उनको भी डिसिप्लिन में रहकर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने सीधे सीधे इंटरफियर करने से ही मना कर दिया, इंटरप्रिटेशन तक तो बात ही नहीं पहुंची। अब दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में हिजाब को लेकर क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर हिजाब को पहनना कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, वहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है। इसके अलावा फ्रांस, जैसे कि हम सब जानते हैं, पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री बनी थी जिसने हिजाब को बैन किया था। वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पर हिजाब को पहनना सख्त मना है, बिल्कुल बैन है। इसके अलावा और भी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, जहाँ पे हिजाब को पहनना बैन है और अगर पहना गया तो इस पर फ़ाइन भी लगाया जाता है। इसके अलावा पिछले साल ही स्विट्ज़रलैंड और श्रीलंका भी इन कंट्रीज़ में शामिल है जिन्होंने हिजाब पर बैन लगाया है, और हमारा पड़ोसी चाइना भी ऐसी कंट्रीज़ में शामिल है जहां पर हिजाब बैन किया गया है। अब हमारे देश में भी हिजाब को लेकर स्थिति क्लियर होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस पे ही ये डिपेंड करता है। चलिए, ये थी आज की डिस्कशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट इशू के साथ। जय हिंद।